नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री का खाद्य प्रसंस्करण में निवेश का न्योता, कहा भारत में व्यापार हुआ आसान। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। आधार से जोड़ने पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, आखिरी सप्ताह में संविधान पीठ में सुनवाई। बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश, ग्राहकों को बताएं सही समय सीमा। हिमाचल में चरम पर प्रचार, दोनों दलों ने झोंकी पूरी ताकत। गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी तेज। भारत का चीन को जवाब, कहा वीटो से बंद नहीं होगी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। चीन का बेहतर संबंधों पर जोर। एशिया कप के फाइनल में महिला हॉकी टीम जापान को 4-2 से मात। रविवार को चीन से होगी खिताबी भिड़ंत। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के लिए बड़ी कंपनियों से निवेश के प्रस्ताव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करना अब आसान है, क्योंकि देश ने कारोबारी सहूलियत में 30 पायदान की लंबी छलांग लगाई है। उन्होंने अगले 5 साल में किसानों की आय को दोगुनी करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वर्ल्ड फूड इंडिया कांग्रेस 2017 का उद्घाटन किया। ये दुनिया की बड़ी खाद्य कंपनियों के प्रमुखों और निवेशकों का सबसे बड़ा सम्मेलन है। प्रधानमंत्री ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कच्चा माल लाने और कृषि से जुड़े क्षेत्रों में निवेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बड़ा आउटसोर्सिंग हब होने से भारत में सुपरमार्केट कंपनियों के लिए कई अवसर हैं। There are opportunities in post-harvest management like primary processing and storage preservation, infrastructure, cold chain and refrigerated transportation. On the other hand, प्रधानमंत्री ने कहा कि कई राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आकर्षक नीतियां हैं। उन्होंने राज्यों से एक विशेष खाद्य पदार्थ की पहचान करने की अपील की। Each district can also select some food items for production and one item for specialization. खाद्य प्रसंस्करण में अगले 3 साल में $10 अरब के निवेश की उम्मीद है। इससे 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। भारत खाद्य पदार्थों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूध, फल, सब्जियां, अनाज और समुद्री उत्पाद के मामले में भारत पहले पायदान पर है। भारत खाद्य आयातक देशों के पड़ोस में भी है। We have to create demand for a lot of new products and new categories. We have to get into food processing. We have every climatic condition in the country. We can produce so much what we import. It's very good from the potential point of view. Obviously, the ease of doing business can still improve a heck of a lot. 3 दिन चलने वाले सम्मेलन में 2000 लोग और 30 देशों के 200 कंपनियां शामिल हैं। साथ ही 18 कारोबारी और मंत्री स्तर के प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 के आयोजन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि भारत को फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया जा सके, ताकि फूड इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करके किसानों की आय दोगुनी की जा सके। दिल्ली से कैमरा पर्सन कंवलजीत के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है एसपी शर्मा साहब, चीफ ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं पीएचडी चैम्बर से। स्वागत है आपका। थैंक यू। जिस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण को लेकर जोर दिया गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, बड़ा रोजगार का क्षेत्र हो सकता है और साथ साथ किसानों की आय को दोगुना करने में भी एक बड़ा कारगर कदम हो सकता है। कितना आप स्कोप देखते हैं और जो अब तक शुरुआत हुई है उसे कैसे देखा जाए? इस विषय में प्रधानमंत्री साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक तो जो हमारा ये सेक्टर है वो ऑलरेडी बहुत सारी जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है उसको ऑब्जर्व करता है। दूसरा, इसमें जो पोटेंशियल है, क्योंकि हम एक अग्रेरियन इकॉनमी है, भारत को खेती प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन हम उतना पोटेंशियल अपना उजागर नहीं कर पा रहे हैं जितना हमारे अंदर है। एक तो क्षमता जो है, जैसे कि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है।
अगर हम देखें, अगर हम उसको इंटरनेशनली तुलना करें उसकी, तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है, उसका फूड प्रोसेसिंग में 10% के आसपास का शेयर पाया जाता है, जबकि हम सिर्फ मात्र 2% है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 29-30 बिलियन डॉलर है, कि दूसरे इकॉनमीज जो हैं बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट करते हैं, और जो टोटल $1320 का एक्सपोर्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में फूड प्रोसेसिंग का, उसमें हमारा एक बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हो सकता है, जो भी मात्र 29-30 बिलियन डॉलर है। लेकिन इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ ग्लोबल कारण है, कुछ हमारे डोमेस्टिक कारण है। ग्लोबली तो जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो हमारे जो फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी तरीके के टीबीटी और जो SPSS मेजर्स हैं वो लगा के हमारे एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट करते हैं। उनमें कुछ खराबियां निकाल देना, उनमें कुछ पैकेजिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज क्रिएट कर देना, या फिर उनका जो क्वालिटी है उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगा देना, तो जिस वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इम्पैक्ट होता है। और दूसरा जो हमारे अंदर जो डोमेस्टिक लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो हमारा जो वेयर हाउसिंग सिस्टम है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटीज हमारी उतनी अच्छी नहीं है, और एक हमारा जो यूज़ है, जो इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसका भी गलत प्रभाव पड़ता है। खासकर जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ ने कुछ ऐसे, मेरे ख्याल से 60 से ऊपर कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स निकाले हैं जो कि हमारे फूड प्रोसेसिंग उसमें प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, जो जिनकी वजह से वो पैदा होते हैं। तो एक तो ग्लोबल इश्यूज हैं, एक हमारे डोमेस्टिक। लेकिन ये इश्यूज कुछ ऐसे नहीं है जिनको सुलझाया नहीं जा सकता। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो अभी काफ़ी अच्छे पायदान पे हम पहुंच चुके हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके पूरे विश्व में चर्चा है कि हमने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। तो उस चीज़ को कैसे कैपिटलाइज किया जाए, उस चीज़ का एडवांटेज कैसे लिया जाए, क्योंकि उसके लिए हमें निवेश चाहिए। निवेश के लिए सरकार ने ऑलरेडी जो FDI है वो ओपन अप किया हुआ है। 100% FDI इस सेक्टर में अलाउड है, और वो ऑटोमेटिक रूट के अंदर अलाउड है। तो किसी प्रकार का कोई हर्डल तो नहीं है, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है कि इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ये शुरू होगा ग्रास रूट लेवल से। मैं सबसे पहले असल में ज़मीनी हकीकत जो है, क्योंकि 100% FDI के बावजूद जो रफ्तार की उम्मीद कर रहे थे वो रफ्तार अभी पकड़ नहीं रहे हैं, और एक बड़े निवेश के बिना इस सेक्टर को आप, अगर मैं कहूँ कि जो कोल्ड चेन है या जो दूसरे सिस्टम्स हैं, जो मॉडर्न सिस्टम, उसके साथ आप कदम ताल नहीं करा सकते हैं। जी, क्योंकि खासकर जो FDI आता है वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो भारत की तरफ देखते हैं कि भी हमने भारत में निवेश करना है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम उनको कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खुद डेवलप करना होगा। हमें खुद अपनी पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स लेके आनी पड़ेंगी, जो कि जैसे जिसमें रूरल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वो एक फार्म का एक मंडी के साथ कैसे कनेक्टिविटी हो, और उसका वेयर हाउस के साथ कैसे कनेक्टिविटी हो, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हमें खुद करनी पड़ेंगी। उसके बाद ही कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में अच्छे तौर पे इन्वेस्ट करेगा। नॉट ओनली द फॉरेन इन्वेस्टर, हमारा अपना भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो तभी सामने आएगा जब हमारी उनको ये बेसिक एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको एक ये सेक्टर लुक्रेटिव लगे। अभी तक इस सेक्टर के ऊपर किसी का कोई इतना ज़्यादा रुझान नहीं रहा है, जिस वजह से हम इसमें इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल नहीं कर पाए हैं, जबकि इतना ज़्यादा पोटेंशियल भी है। और दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा किसान है वो अभी भी उसको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, कुछ स्टेट्स को छोड़ के जहाँ पे प्रोडक्टिविटी लेवल्स अच्छे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लेवल्स अच्छे हैं। ये फिर यूँ कि कमर्शियल तरीके से खेती नहीं कर रहा है, कमर्शियल तरीके से खेती नहीं कर रहा है, एक उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्पैक्टेड है। और इसको कैसे किया जा सकता है कि जो लैगिंग स्टेट्स हैं जिनका प्रोडक्टिविटी कम है, क्लाइमेट कंडीशंस भी बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे ही हैं, अच्छे हैं, जैसे पंजाब हरियाणा में है वैसे ही हैं, लेकिन उनका प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो उनको उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। वो कैसे किया जाए, उसके लिए अवेयरनेस करना होगा, लिंक करना होगा। अगर ये लिंकेजेस अच्छे बन जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि प्रोडक्टिविटी लेवल काफ़ी स्टेट्स में अच्छे से इम्प्रूव हो सकता है। और जब प्रोडक्टिविटी लेवल इंप्रूव होगा तो उससे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा और किसानों की आमदनी भी दोगुनी हो सकती है, जिसकी बात कही जा रही है। और बहुत अहम जो है कि 3 दिन के इस पूरे आयोजन में $10 अरब के शायद समझौतों की बात सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
थैंक यू, धन्यवाद। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। I am Bhupen Hazarika. दिल हुम करी घबराए, उस दिन की बात है रमैया, नाव लेके सागर गया। हरे हाहाकार निःशब्द सदा, ओ गंगा तुम गंगा बहती हो यूं। उनकी नजर उनका शहर में इस बार भूपेन हजारिका, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। रिजोला रिजोला। मिहिर सेन, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले एशियाई तैराक। डार्डनेलिस जल डमरू मध्य पार करने वाले दुनिया के पहले इंसान। 1966 में 1 साल के भीतर 7 समुंदर पार करने का अनूठा रिकॉर्ड है पेशे से वकील सेन के नाम। और तो और, भारत के इस सफलतम तैराक ने गिनीज बुक में दर्ज कराए हैं कुल 5 विश्व कीर्तिमान। और अब खबरें विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार पूरे जोर पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। कांग्रेस जहां 5 साल में किए अपने काम को लेकर मैदान में है, तो वहीं बीजेपी राज्य की खराब शासन व्यवस्था और भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बना रही है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान में 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। राज्य की कांग्रेस सरकार 5 सालों में अपने विकास कार्यों को लेकर अब जनता के बीच है। चुनाव के समय आकर यहाँ वादों की छड़ी लगा रहे हैं, अलग अलग लोगों को लुभाने के लिए जुमले दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने जो काम किया 5 साल में, टूरिज्म के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में, रोजगार देने के क्षेत्र में, स्कूल कॉलेजेस खोलने के क्षेत्र में, उस काम के आधार पर मुझे लगता है कि जनता पुनः कांग्रेस को एक और मौका देगी। बीजेपी इस चुनाव में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को मुद्दा बना रही है। केंद्र सरकार के विकास और सुशासन के एजेंडे को राज्य में लागू करने का वायदा कर रही है। हिमाचल प्रदेश में विकास अवरुद्ध हुआ है। पिछले 5 वर्षों में कानून व्यवस्था हिमाचल में लड़खड़ाई है। हिमाचल के इतिहास में गुड़िया कांड जैसा दर्दनाक कांड जो है पहली बार हुआ, जिसमें प्रशासन के ऊपर इस प्रदेश की आम जनता ने सड़कों पर उतर कर विरोध किया। हिमाचल प्रदेश नीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि इस चुनाव में विकास और सुशासन ही अहम मुद्दा है। भाजपा ये समझती है कि वीरभद्र सिंह के जो विकास के कार्य हैं, अगर उन्हें वो मतदाताओं को लुभा सकें तो हो सकता है वीरभद्र सिंह दोबारा 7वीं बार मुख्यमंत्री बन जाए। इसलिए उन्होंने एक दाव खेला है धूमल जी के ऊपर कि मोदी जी का एक चेहरा होगा और धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री में होंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता हर 5 साल में सरकार बदलने के लिए जानी जाती है। पिछले कई चुनावों में वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ चुके हैं। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इन नेताओं पर ही दांव लगाया है। राज्य में 9 नवंबर को मतदाता अपना फैसला ईवीएम में बंद करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच की टक्कर दरअसल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ 5 साल का सत्ता विरोधी मामला और प्रेम कुमार धूमल के प्रति थोड़ा सा आकर्षण। लेकिन सवाल यह है कि जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन का यहाँ कितना असर पड़ता है, इस पर निर्भर करेगा कि किस तरफ सत्ता की सुई जा रही है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डीके पांडे और सुधांशु के साथ शिमला से अखिलेश सुमन। और शिमला से इस वक्त सीधे अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, हमने आपकी रिपोर्ट देखी और बहुत अहम है कि जिस तरीके का वहाँ का इतिहास रहा है, उस लिहाज से देखा जाए तो इस बार मुद्दे क्या इस इतिहास को बदल भी सकते हैं, या कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पर आपको लगता है कि जो वहाँ की जनता है वो ज़्यादा मुखर हो सकती है?
देखिए कविंद्र, जो इतिहास रहा है वो इतिहास अभी भी लोगों के जेहन में है। और जैसे ही मैं लोगों से बात करता हूं, आम लोगों से बात करता हूं, जो फ्रिंज के वोटर्स हैं, जो पूरी तरह डेडिकेटेड नहीं है किसी खास पार्टी के लिए, वो अभी भी नाप तौल कर रहे हैं कि वीरभद्र सिंह और नरेंद्र मोदी और प्रेम कुमार धूमल की जो जोड़ी है, उस जोड़ी में कौन सा ज्यादा विश्वसनीय है। तो यह एक आखिरी वक्त तक उनके दिमाग में मोल तोल चलता रहेगा। और जो स्थितियां हैं उसमें काफी कांटे की टक्कर है। और कोई एक मुद्दा कहें कि कोई एक मुद्दा बहुत ही प्रभावी होने वाला नहीं है। सिर्फ यह है कि 5 साल वीरभद्र सिंह चुनाव में ये सत्ता में रहे हैं और उस सत्ता के खिलाफ एक लोगों का एक स्वाभाविक होता है कि अच्छा वीरभद्र सिंह ने हमको ये दिया है, प्रेम कुमार धूमल लगाएंगे तो उससे ज्यादा कुछ देने की कोशिश करेंगे। तो यह जनता भी इस तरह के मोल भाव में पड़ती है और इस तरह का अवसर उठाती है ताकि उनको लगे कि हाँ हमें कुछ ज्यादा मिलेगा अगले मुख्यमंत्री के रूप में। तो यह लोगों के दिमाग में एक बात है। और खास तौर पे जिस तरीके से बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में, तो उसे वीरभद्र सिंह की छवि पर जरूर एक असर पड़ा है। और जनता के मन में यह भी बात है कि यह मामला एक है जिस पर सोचने की जरूरत है। देखिए जो हिली स्टेट है, जो पहाड़ के राज्य हैं, उसमें हमेशा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है और उस पर भी लोगों की नजरें हैं कि हो सकता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री पूरे देश में सड़कों का जाल और पूरे देश में विकास करना चाहते हैं, हो सकता है अगर बीजेपी का शासन है तो हो सकता है उससे ज्यादा फायदा हो। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो लोगों को लग रहा है कि केंद्र में सत्ता बीजेपी की है, अगर राज्य में भी सत्ता बीजेपी की रहेगी तो हो सकता है हमें ज्यादा फायदा हो। शिक्षा का एक मामला है जो लोगों को लगता है कि सेमेस्टर प्रणाली जो वीरभद्र सिंह के समय में थी, वो सेमेस्टर प्रणाली ठीक से नहीं लागू हो पा रही है, एग्जाम के डेट बढ़ जा रहे हैं, तो युवाओं में थोड़ा सा क्षोभ है। लेकिन यह कहना अभी बिल्कुल मुश्किल है कविंद्र की बिल्कुल किसके पक्ष में पूरी तरह पड़ रहा है। बीजेपी पूरी तरह दांव लगा रही है, प्रधानमंत्री से लेकर कई बिल्कुल सब अपने लिहाज में बड़े मुद्दों को भुना रहे हैं जो कि शायद दूसरे दलों के लिए मुश्किल खड़ी कर दें। अखिलेश जी शुक्रिया आपका वहां से हमें ताज़ा अपडेट देने के लिए। और अब बात गुजरात की, जहां पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव को सच और झूठ की लड़ाई बताया है। आज उन्होंने चुनावी रैलियों को संबोधित किया जिसमें उन्होंने रोजगार समेत कई मुद्दों पर गुजरात और केंद्र सरकार की सीधे आलोचना की। गुजरात में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नवसर्जन यात्रा के तीसरे दिन वापी और पारदी में चुनाव रैलियां की। राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव को सच और झूठ के बीच लड़ाई करार दिया। उन्होंने केंद्र और गुजरात की बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। हर समाज में आंदोलन चल रहा है, गुजरात में कोई खुश नहीं। कांग्रेस पार्टी जीतेगी क्योंकि सच्चाई हमारे पास है। आप जितना भी दम लगा लो। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान किसानों और मछुआरों से भी मुलाकात की और राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर उनकी समस्याएं दूर करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। चाइना दिन में 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देता है। आज हिंदुस्तान की सरकार 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार देती है। बीजेपी ने गुजरात में कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। एक प्रकार से वो इस तरह का कंफ्यूजन पैदा करके अपनी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस समय मिशन गुजरात में पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी राज्य के सभी वर्गों में अपनी पैठ बनाने में जुटी है। गुजरात में 2 चरणों में 9 और 14 दिसंबर को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व सांसद और तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता मुकुल रॉय आज बीजेपी में शामिल हो गए। शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर मुकुल रॉय ने कहा कि बीजेपी की वजह से ही टीएमसी बंगाल में स्थापित हो सकी और सत्ता तक पहुंची। पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मुकुल रॉय अनुभवी नेता हैं और संगठन के विस्तार में बीजेपी उनका इस्तेमाल करेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पर्यावरण संरक्षण के उपायों को तेज किए जाने पर जोर दिया है। शुक्रवार को उपराष्ट्रपति ने एनजीटी की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास के साथ इंसानी जिंदगी की सुरक्षा भी अहम है। उपराष्ट्रपति ने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों के लगातार इस्तेमाल से पर्यावरण में कई विषम बदलाव हुए हैं, लेकिन इन संसाधनों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उपराष्ट्रपति ने स्मार्ट सिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिए जाने पर भी जोर दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति की सेहत के बारे में हालचाल पूछा। चंद्रबाबू नायडू हाल ही में विदेश दौरे से लौटे हैं। मुलाकात के दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति से अपने अनुभव भी साझा किए। आतंकी मसूद अजहर पर चीन के रुख को भारत ने निराशाजनक बताया है। भारत ने कहा कि एक देश के वीटो से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं होगी। चीन ने भारत के साथ बेहतर रिश्तों की उम्मीद जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मसूद अजहर पर चीन का रुख नहीं बदलने के बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने चीन के फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि दोहरे मानदंड से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संकल्प को झटका लगेगा। संकुचित उद्देश्यों के लिए आतंकवाद को शह देना कम दूरदृष्टि वाला कदम और नुकसानदेह है। चीन की भूमिका बहुत स्पष्ट नहीं है। जब चीन पर तब चीन भी उसके लिए ना नहीं कहेगा, क्यों तो आतंक से देश दुनिया जूझ रही है और ऐसे समय में एक आतंकी के साथ में किसी देश ने होना, ये जरा बहुत ही तकलीफ वाली बात है। भारत की सख्त प्रतिक्रिया के बाद चीन के सहायक विदेश मंत्री चेन जियांगडोंग ने कहा कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को बेहद महत्व देता है। नए युग में चीन पड़ोसी कूटनीति के तहत पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों की योजना पर काम कर रहा है। हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। The decision to by a country to block a consensus should not be seen as an end in our anti or counter-terrorism efforts. What is important is that it does not in any way take away our resolve to fight terrorism. चीन ने गुरुवार को चौथी बार मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने वाले प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। चीन ने दावा किया कि इस मुद्दे पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ उसकी सहमति नहीं बनी है। मसूद अजहर पठानकोट में हमले समेत कई वारदातों का मास्टरमाइंड भी है। चीन के इस बयान के बाद भारत ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर नहीं होने दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर और बैंक खातों को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। शुक्रवार को मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार से जुड़ी सभी याचिकाओं की आखिरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ नवंबर के आखिरी हफ्ते में करेगी। कोर्ट ने बैंकों, टेलीकॉम कंपनियों के लिए निर्देश भी जारी किया, जिसके मुताबिक कंपनियां ग्राहकों को बताएंगी कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के लिए 6 फरवरी तक का वक्त है। ऐसा ही आदेश बैंकों को भी दिया गया। बैंक ग्राहकों को आधार से लिंक करने के मैसेज भेजते वक्त ये भी बताएं कि इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कई जिलों में पिछले 4 दिनों से स्कूल और कॉलेज बंद हैं। राज्य सरकार ने निजी दफ्तरों को भी छुट्टी करने की सलाह दे दी है। बारिश के चलते जगह जगह जल भराव है और दफ्तर जाने वाले लोगों को घर से बाहर निकलने में खासी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों समेत चेन्नई और आसपास के जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में स्कूल, कॉलेज शुक्रवार को भी बंद रहे। राज्य सरकार ने शहर में निजी कंपनियों को छुट्टी घोषित करने या कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत देने की सलाह दी है। Government has to take some step to proceed. No one has come and seen this place, and because the river is closing, I mean, it is nearby, so there is no fence and no protection here. So every year we are struggling through this issue. So government has to immediately take some action. उत्तर पूर्व मानसून के तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज होने से गुरुवार से शाम से शुक्रवार सुबह तक 12 सेंटीमीटर बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। चेन्नई के कई इलाकों में यातायात चरमरा गया।
सिग्नल खराब होने की वजह से रेलगाड़ियों के परिचालन पर भी असर पड़ा है। कांचीपुरम और तिरुवल्लुर के ज्यादातर इलाकों में अभी पानी भरा हुआ है। नागापट्टिनम जिले के तारंगाबाड़ी तालुक में जलभराव के चलते 3 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। राहत कामों की निगरानी के लिए मंत्रियों को लगाया गया है। Today also we expect the activity to continue. In addition to that, even thunderstorm activity is also expected. So with respect to that, we have given warning pertaining to heavy rainfall activity as well as for thunderstorm activity. राज्य में इस मौसम में अब तक औसतन 19 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है, जो लंबी अवधि में होने वाली बारिश से महज 1 सेंटीमीटर कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदी की नामचीन लेखिका कृष्णा सोबती को इस साल के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। ज्ञानपीठ निर्णायक मंडल ने इसका ऐलान किया। कृष्णा का जन्म 18 फरवरी 1925 को पाकिस्तान के गुजरात में हुआ था। विभाजन के बाद वो दिल्ली आकर बस गईं। 1966 में अपनी पुस्तक मित्रो मर्जानी से वो साहित्य जगत में चर्चित हुईं। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया। बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, समय सरगम, हम, हशमत, डार की बिछुड़ी, ए लड़की उनकी चर्चित कृतियां हैं। साहित्य में योगदान के लिए उन्हें शलाका और हिंदी अकादमी समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2017 के फाइनल में जगह पक्की कर ली। शुक्रवार को सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने मेजबान और मौजूदा चैंपियन जापान को 4-2 से हरा दिया। भारत की ओर से गुरजीत कौर ने 7वें और 9वें मिनट में गोल किए। नवजोत कौर और लारेम सियामी ने भी 1-1 गोल किया और अब फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला चीन के साथ होगा। ये मैच रविवार को खेला जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।